पिछले 35 वर्ष का आम नागरिक होने के नाते मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी है कि हम दुनिया के मोस्ट प्रदूषित शहर में हैं। एक ऐसा शहर जो पूरे राजस्थान को रेवेन्यू देता है, एक ऐसा शहर जो सरकार के राजस्थान का मुकुट हो सकता था, वहाँ मेन सड़क पर जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, वहाँ एक गंदगी का तालाब भरा हुआ है और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं 6 माह से नहीं, बल्कि पिछले 3 वर्षों से। अगर यहाँ 4000 इंडस्ट्री हैं तो उतनी सुविधाएं अपेक्षित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर बहुत बड़े मंत्री और मुख्यमंत्रियों के दावेदार यहाँ पर हैं। क्योंकि ये काम आम आदमी का नहीं हो सकता, ये सरकारी स्कीम से होगा, ये सरकार से सहयोग से होगा। पर जो गति माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में हमको देखने को मिलनी चाहिए थी, मुझे लज्जा आती है कि हम बहुत ही पानी में यहाँ तक डूबे हुए हैं। हम बहका रहे हैं, हम ज़बरदस्ती कारपेटिंग कर रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, आधे से डॉक्टर खांसी से मरे जा रहे हैं पिछले 30 दिनों से। रोज़ AQI 300 और 400 से ऊपर लाल रंग दिखाता है। आखिर कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। नगर परिषद कहती है हमारे पास फंड नहीं है, रीको कहती है ये हमारा क्षेत्र नहीं है, विधायक जी कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें आम नागरिकों से हम अपील करेंगे कि अपने जनप्रतिनिधियों के गेट पर जाकर इस अपील को पुनः पुनः दोहराएं। ये काम राज्य सरकार का है, ये काम भारत सरकार का है। उनको जिस द्रुत गति से रेवेन्यू मिलता है उसका तुच्छ मात्र तो इस शहर की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए। कहीं से अगर सीखना है तो पास में मानेसर है, वहाँ से सीख लें, हरियाणा की औद्योगिक नीतियों से सीख लें। इस प्रदूषण से हम मरें, हमारी अगली संततियों को कैंसर हो, हमारा पूरा पानी जो जिसको कहते हैं ना धरती के नीचे का पानी दूषित हो जाए, सूंघने को हवा नहीं मिले, तो ऐसे विकास का करेंगे क्या? डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक होने के नाते धरती के भगवान आपको कहा जाता है, किस तरह की चीज़ें देखते हैं कि अगर लगातार इस तरह के प्रदूषित शहर में हम रहते रहे तो किन किन बीमारियों से हम ग्रसित हो सकेंगे? पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगे। जो माइक्रो प्लास्टिक ज़मीन के नीचे जाके पानी को दूषित कर रहा है, जब विकलांग संतानें और कैंसर के रोगी पैदा होंगे तो मुझे, पत्रकारों को, जजों को, वकीलों को, सबको लज्जा आएगी कि जब इस पीढ़ी का नाश हो रहा था तो हम कहाँ थे। हमने कैसी सज्जनता का कवर ओढ़ रखा था जिसकी वजह से हमने इस बुरी चीज़ का विरोध नहीं किया। सुरेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जो पॉल्यूशन है उसके क्या कारण है। 2-3 चीज़ें हैं जिनको ग्रेफ 4 के अंतर्गत बैन किया है। कंस्ट्रक्शन को बैन किया है, इंडस्ट्रीज़ में जनरेटर्स को बैन किया है जो BS6 नहीं है, जो गाड़ियां हैं उनको बैन किया है। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा कारण है रोड डस्ट। उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना सरकारी मशीनरी उस पर उतना ध्यान दे रही है कि रोड डस्ट को हम कंट्रोल करें। इवन हालांकि रीको ने कुछ समय से, नगर परिषद ने रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोड के साइड में रोड हमारा बना हुआ है, 18 मीटर का रोड है, 12 मीटर का रोड है, लेकिन उसके साइड में जो कच्चा एरिया होता है वहाँ कितनी रोड डस्ट होती है और वो डस्ट अल्टीमेटली रोड पे आती है। जब गाड़ी 40 या 60 की स्पीड से चलती है तो वो डस्ट सारी एनवायरनमेंट में जाती है। तो उस चीज़ को हमें कंट्रोल करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो टूटी हुई रोड है उसमें जो खड्डे हैं वहाँ डस्ट होती है, जब गाड़ी गुजरती है तो वो डस्ट उड़ती है, तो उस पर बहुत ही कम ध्यान है। मैं NGT से ये भी निवेदन करूँगा कि और चीज़ों को बैन करने की बजाय सबसे ज़्यादा ध्यान अगर इस पे दें तो ये जो अपना पॉल्यूशन की स्थिति है वो 80% कंट्रोल में आ जाएगी। जिन साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं BMA में, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन को लेकर के जो NGT है या सरकारी जो एजेंसीज है उनकी तलवार इंडस्ट्रीज़ पे चलती है। इंडस्ट्रीज़ को लेकर कितना बदनाम किया जाता है प्रशासन की खुद की एजेंसी की लापरवाहियों के चलते। तो इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जब से NGT बहुत एक्टिव हुआ है और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद भी हुई, तो उसके बाद जो मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि मैं ये मानता हूँ कि 99% इंडस्ट्रीज़ में जो पॉल्यूशन का जो है वो कंट्रोल हो गया है। 1% देखो हर जगह कुछ ना कुछ तो कमियां रहती है, समाज में भी है, इंडस्ट्रीज़ में भी है। 100% तो कभी पूरा हो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें कंट्रोल हो गई है। अभी जो ज़्यादातर जो पॉल्यूशन का कारण है वो उसमें मेजर कारण मैं मानता हूँ कि रोड डस्ट है। देखो इंडस्ट्रीज़ रहेंगी तो कुछ तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा,
क्योंकि हमें आर्थिक डेवलपमेंट भी करना है। ऐसा है नहीं कि हम इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे। अगर पूरी तरह से इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो हमें आर्थिक उन्नति भी करनी है, रोज़गार भी देने हैं और सारे काम भी करने हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं कर सकते। हमें ऐसे कारणों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जिससे हम नुकसान भी ना हो हमारे आर्थिक प्रगति का और हम उसको कंट्रोल भी कर पाएँ। तो उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि रोड डस्ट को अभी जो रीको जो काम कर रही है, आज भी हम दिन में बीएमए में डिस्कशन कर रहे थे कि रीको जो इंटरलॉकिंग टाइल लगा रही है वो रोड से इन्होंने 1.5 मीटर का या 2 मीटर का लिया है। हम ये कह रहे हैं कि उसको आप पूरे एंड तक लगाइए ना, जो बाउंड्री वॉल है इंडस्ट्री की वहाँ तक पूरे आप इंटरलॉकिंग टाइल लगाइए या पूरे उसको रोड को बनाइए। ग्रीन एरिया की कोई अल्टीमेटली जो पेड़ है उस वाला एरिया को छोड़ के पूरे को पक्का कर दीजिए, जिससे रोड डस्ट का कारण ही नहीं रहेगा, कोई डस्ट रहेगी ही नहीं। देखिए, प्रदूषण का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से हो रही है। आप देख सकते हो जिस तरह से आज का जो माहौल है, हमें ऐसा लगता है कि ये धुंध है, लेकिन धुंध नहीं है, आंखों में जलन कर रहा है। मैं अभी रीको चौक पर हैं हम लोग और पूरा धुंध लग रहा है और जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं आपने देखा होगा कितनी धूलें उठती हैं, जिसका मेन कारण है एक तो टूटी हुई सड़कें हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, इंटरलॉकिंग टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं लगती हैं, जिसकी वजह से भी धूल उड़ती है। आपने देखा होगा इस समय काफ़ी जगह भिवाड़ी में भी नालों का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। जो भी एजेंसीज़ है वहाँ पर खोद के चली जाती है, खोदने के बाद उसको ये नहीं कि हैंड टू हैंड उसको कवर करें या प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। वो नाला खोद के चले गए तो खोद के चले गए, उसके बाद वो मिट्टियाँ इधर उधर घूमती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं तो वो उड़ती हैं। तो मेन कारण ये है कि अगर हमारी सारी एजेंसियाँ प्रॉपर तरीके से जो जिम्मेदारी उनको दी गई हैं उसको प्रॉपर तरीके से काम भी कर दें तो भी इसका कुछ समाधान हो सकता है। यहाँ एक धूल या रेत की सफाई के लिए सड़कों पर एक मशीन लगाई गई है, उससे कितना संतुष्ट है आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। वो मेरे हिसाब से तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार उसको देखा है कि वो सिर्फ अपने टाइमिंग को वो करते हैं कि मैंने आज 20 किलोमीटर चला दी, 50 किलोमीटर चला दी, बाकी इसके अलावा कोई इसका सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक आपके रोड बिल्कुल क्लियर ना हो, साफ़ ना हो, रोडों के बगल में पूरी इंटरलॉकिंग टाइल ना हो, तब उसको सफाई करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ होता क्या है, आप अजंता चौक पे मैं अभी कल परसों देख रहा था, स्वीपिंग मशीन उसको साफ़ कर रही थी, रोड के किनारों को साफ़ कर रही है, वो सफाई तो कर रही है, लेकिन उसके आसपास जो सड़के के आसपास जो कच्चा एरिया है वहाँ तो पूरी मिट्टी उड़ी हुई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत तगड़ा बेनिफिट है। जब तक हाँ वो यूज़फुल है, जब तक हम हमारी सड़कें सही हो, हमारी इंटरलॉकिंग टाइल सही हो, हमारा जो कच्चा एरिया हो जब तक कवर नहीं होगा, उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। देखो, मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ये एक खाना पूर्ति हो सकती है कि भाई ठीक है हम सड़कों पे पानी डाल रहे हैं, वो यूज़फुल भी हो सकती है थोड़ा बहुत कि आपकी धूल को जमा कर दे, लेकिन जब तक ये रोडों पर कच्ची मिट्टियाँ और ये आसपास के इलाके को प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाएगा, उसका कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार, जैसे मैं खोरी से अपन बीकेटी की तरफ जाते हैं, पूरे रास्ते में कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। बीकेटी से पहले अगर आप देखते हैं तो कोई डंपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, कचरा एक जगह इकट्ठा होता है, कुछ लोग वहाँ पे आग भी लगा देते हैं। तो उन चीज़ों पे भी अपन को ध्यान देना होगा।